क्रिप्टो इंडस्ट्री पर सरकार ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, एक बड़ा फैसला लिया है जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बड़ा पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। एक्चुअली क्रिप्टो इंडस्ट्री जिन अच्छी खबरों का इंतजार पिछले 1.5 साल से कर रही थी वो 2023 में आनी शुरू हो गई है। पहले तो हमने मार्केट में देखा कि स्टेबिलिटी लौट के आई, मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई, फिर G20 मीटिंग से कुछ अच्छी खबरें निकल के सामने आई, उस पर वीडियो मैंने बनाया था पिछले हफ्ते। और अब जो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है उसके बाद तो देयर आर चांसेस कि इंडिया में क्रिप्टो के अच्छे दिन वापस आ जाए। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो पर क्या स्टेप लिया है सबसे पहले वो आपको बता देता हूं, फिर इस पर इन डिटेल बात करेंगे। काशिफ भाई से भी उनके इनपुट लेंगे इस पे कि कैसे ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में अब लेकर आ गई है। एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अब बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी तरह रिपोर्टरीज का दर्जा मिल गया अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो भी बैंक्स की तरह जो KYC नॉर्म्स होती है उनको फॉलो करेंगे। एंड जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को बैंक रिपोर्ट करता है ना गवर्नमेंट को, बिल्कुल ऐसे ही अब ये काम क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी ऑफिशियली करने लगेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस की तरफ पहला स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और आगे चलकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है गवर्नमेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस भी इशू कर दे आगे चल के। और जिस डायरेक्शन में इस वक्त हम चीजें जाती हुई देख रहे हैं, चीजें चल रही हैं, उससे लग रहा है कि आगे और भी बेहतर चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के इस फैसले को कैसे देख रही है, आगे और क्या पॉजिटिव स्टेप्स हम सरकार की तरफ से क्रिप्टो पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस भी फ्यूचर में इशू कर सकती है, इन सब पर अब बात करते हैं बिटवीन फाउंडर काशिफ रजा से, उनकी राय जानते हैं। काशिफ भाई वेलकम टू अनकट। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है इस वक्त, आपसे इसके बारे में जानेंगे इन डिटेल। बट आप इस वक्त जो है वो दुबई में है, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानते हैं कि इस वक्त दुबई में क्रिप्टो को लेकर क्या चल रहा है, जरा वो बताएं। फिर जो इंडिया में जो मेजर डेवलपमेंट है उस पर बात कर रहा हूँ। सो दुबई बेसिकली दुबई एक चीज समझ गया है कि अगर फ्यूचर में सस्टेन करना है तो नई टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। दुबई की खास बात यह है कि इनका खुद का कोई ऑयल तो है नहीं, राइट। तो इन्होंने क्या करा है कि दुनिया के टैलेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। तो इन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इस तरह का यहाँ पे इन्होंने जो रेजिडेंसी लॉज हैं और जो इमिग्रेशन है और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्री जोन्स हैं, इस तरह का इन्होंने डेवलप किया है अपने इस सिटी को, इस अपनी कंट्री को। UAE के खासकर जो शारजा है, जो जितने भी एमिरेट्स हैं, इनकी एक स्ट्रेटेजी क्लियर दिख रही है कि ये दुनिया से टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लोगों का हमेशा ड्रीम होता था कि US जाना है, अमेरिका या कनाडा जाना है, यूरोप जाना है। बट अब जो टैलेंट है और वो जो बिजनेस हाउसेज हैं दुनिया भर से, वो यहाँ पे अपना बेस बना रहे हैं। तो सिर्फ उनका बेस बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ सेटिंग अप, और जो टैलेंट जहाँ जाता है तो जनरली वहाँ पे और बिजनेस हाउसेज अपने आप चले जाते हैं। Web3 तो एक छोटा गेम है, मतलब Web3 इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम, क्योंकि ये इट्स नॉट ओनली अबाउट Web3। अगर आप UAE में देखें तो इनकी जो विजन है उसके अंदर इन्होंने ड्रोन्स और फ्लाइंग टैक्सीज, ड्रोन्स को लेके और भी जो नई टेक्नोलॉजीज है, रोबोटिक्स, AI, हर चीज को लेके दे आर अपबीट, बिकॉज दे बिलीव कि फ्यूचर में अगर सस्टेन करना है तो नई टेक्नोलॉजीज को पहले शुरुआती दौर में एम्ब्रेस करना पड़ेगा, सो दैट हम उसका बेनिफिट उठा सके। सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन मेरी। फाइन काशिफ भाई, दुबई के बाद अब इंडिया की रुख कर लेते हैं। सो ये जो गवर्नमेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस को PMLA के दायरे में लेके आ गई है, अब ये पूरी खबर क्या है, आप ना व्यूअर्स को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जी, तो किसी भी देश की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, और किसी भी देश की, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, क्योंकि वो होती है कि उनके देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो पाए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इस टाइम जो प्रायोरिटी है वो ये है कि दोनों ये जो बड़े क्राइम्स हैं ये उनके देश से ना हो पाए। अ, इसके लिए FATF का भी गठन हुआ, और FATF ने ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन या टेररिस्ट फाइनेंसिंग किसी भी देश से उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ना की जा सके। किसी भी देश के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग है और उस वो जो वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका इस्तेमाल करके अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, तो इसके लिए जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो अपने यहाँ पे तरह तरह के एक्ट्स बनाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इंडिया की हम बात करें। इस कानून का सिंपल सिंपल सा मतलब है कि कोई भी
हमारे देश के अंदर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी लेन देन या पैसे का लेन देन या पैसे का ट्रांसफर या पैसे का डिपॉजिट, किसी भी तरीके से इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। तो इसके लिए कौन से ठोस कदम उठाने, किस तरह से कंप्लायंस करनी है, तो ये उस एक्ट के अंदर निर्धारित हुआ। और उस एक्ट के अंदर ये बताया गया कि अगर कोई एंटिटी, जो फाइनेंशियल एंटिटी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, लॉ लॉ का मतलब है कि आपको इस तरीके से चीजों को फॉलो करना है, इस तरीके से अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर उसमें सजाएं निर्धारित हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है जिसका काम यही है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, किसी अकाउंट से सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई ऐसे अकाउंट्स तो नहीं जहां पे जिनको फ्लैग करना जरूरी है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है जो कि सस्पिशियस लग रही हैं। कंप्लायंस ऑफिसर का काम है कि जैसी कोई ऐसी सस्पिशन हो तो उसको वो रेड फ्लैग करे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, और एक रेगुलर इंटरवल पे भी गवर्नमेंट को डेटा जाता है, और गवर्नमेंट जब मांगती है तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कोई प्रथा आज की नहीं है, ये प्रथा जब से ये कानून आया है तब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे फॉलो कर रहे थे। अब अगर आप देखो तो जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो एक तरीके से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डील करती हैं, और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की एक इकोनॉमिक वैल्यू, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, उनकी अल्टीमेटली एक वैल्यू है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है इधर से उधर। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने आप इस चीज को पहले वो फॉलो कर रहे थे, मतलब वो ऐसे सेल्फ रेगुलेटेड तरीके से चीजों को कर रहे थे, क्योंकि कानून में उनको रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं बोला गया था, लेकिन फिर भी उनको पता था कि यार हम क्योंकि पैसों में डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो सेल्फ रेगुलेटेड तरीके से कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल सरकार कभी भी सवाल पूछ सकती है उनसे कि भैया चलो कानून नहीं था, आपने क्या ठोस कदम उठाए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सचेंजेस है वो अपने तरीके से चीजों को कर रही थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कैसे फॉलो कर रहा था, राइट। तो अब जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो रिसेंट ये डेवलपमेंट हुई है कि एक्सचेंजेस को रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा दे दिया गया। अब आप सोचो कि एक्सचेंजेस आर एज गुड एज बैंक्स या एज गुड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब ही यही है कि जिस तरीके से बैंक्स रिपोर्ट करते हैं अब एक्सचेंजेस भी रिपोर्ट करें। अब अगर एक्सचेंजेस कंप्लायंस ऑफिसर नहीं रखती हैं, वही सारे कंप्लायंस फॉलो नहीं करते हैं जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, तो कंप्लायंस ऑफिसर को जेल हो सकती है या एक्सचेंजेस के अंदर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी संस्था को रिपोर्टिंग एंटिटी बोल दिया, तो आपने यार उसको लेजिटिमाइज कर दिया ना, आपने उसको एक दर्जा दे दिया, एक एक्नॉलेजमेंट दे दी, राइट। सो ये बड़ी न्यूज है, क्योंकि आप सोचो कि आज एक्सचेंजेस को रिपोर्टिंग किसी किसी इलीगल काम को आप रिपोर्टिंग एक्टिविटी एंटिटी नहीं दे सकते ना। सपोज करो कि कोई गैमलिंग में इन्वॉल्व है और आप उसको बोलो ये जो गैमलर है ये रिपोर्टिंग एंटिटी है, तो आप गलत काम को रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा नहीं देते। रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा देने से क्या हुआ कि आपने एक लेजिटिमाइज कर दिया एक पर्टिकुलर बिजनेस को। ये पहला कदम है। दूसरा कदम जो ठोस कदम मुझे दिखता है वो आने वाले समय में क्लियर सिग्नल है कि लाइसेंसिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस कल को लाइसेंस और रिपोर्टिंग एंटिटी और आप एक पूरा इकोसिस्टम रेगुलेट होते हुए देख रहे हो, ये पहला कदम है मेरे हिसाब से। मैं इसको G20 से भी मिला के देख रहा हूँ, जिसके हम आगे चर्चा कर सकते हैं कि G20 के इमीडिएटली बाद इस तरह की खबर आना ये एक संयोग नहीं हो सकता। ये सोची समझी प्लानिंग का पार्ट है जिसमें डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि G20 के जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर्स ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीजों में काफी अग्रसर है, और वहां पे ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर और कंप्लायंस है जिसको एक्सचेंजेस को फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने G20 की मीटिंग में इन सारे मंथनों के बाद ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग क्लियर दर्शाती है कि G20 का ये इम्पैक्ट है। और आई थिंक हमेशा से मैंने आपके चैनल पे पहले भी लास्ट वीडियो में ये बोला था कि बैन नहीं होगा ये आने वाले समय में। बाकी जो G20 के मेंबर्स हैं वहां कहीं पे भी बैन नहीं हुआ। हाउ कैन वन कंट्री just go and decide to ban it? I think it's a
it's a first step toward crypto regulation in India. काशी भाई, आप कह रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ। सो मेरी बात कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऑफिशियल से भी हुई है इस बारे में। सो दे सेड कि इट्स अ मेजर पॉजिटिव स्टेप उनके लिए। सो आप गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं? कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पॉजिटिव है आपके लिए, हमारे लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए? आपके अकॉर्डिंग आगे और यहाँ पर हम क्या क्या बड़े डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से देख सकते हैं? अरे बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है ना यार अयाज भाई। आप ये सोचो ना कि एक एक्सचेंज है, उसको एक रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा मिलते क्या हुआ कि आपने एक एक्सचेंज को एक्नॉलेज कर दिया, उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दी। अब जैसे ही आपने ये करा तो दुनिया भर का जो वीसी फंड्स हैं, जो दुनिया भर का जो इंस्टीट्यूशनल पैसा है इस सेक्टर की तरफ जो नजर उठा के बैठा हुआ है, अचानक उनका इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में बढ़ जाएगा। इन कंपनीज के अंदर जो वीसीज हैं जो एप्रीहेंसिव बैठे थे इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूँ अडानी अंबानी या बड़े बड़े ग्रुप्स जो अभी एप्रीहेंसिव हैं इस इंडस्ट्री को लेके, अगर कल को सपोज इसमें रिपोर्टिंग एंटिटी हो गया और कल को एक दो महीने बाद लाइसेंसिंग का अगर इशू, अगर चीजें आ गई, तो आप सोचो कि कितना बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में उतर जाएगा। ये जितनी एक्सचेंजेस जिन्होंने टफ टाइम फेस किया, अचानक इनके अंदर बहुत बड़ी फंडिंग आप देख सकते हो, क्योंकि एक क्लियर सिग्नल हो जाएगा कि ये इंडस्ट्री रेगुलेट होने जा रही है और एक्सचेंजेस सबसे बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट होती है और इंडिया के अंदर भी होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इसलिए खुश है वो ये समझ लीजिए कि वो कैलाश पर्वत पे ये एक्सचेंजेस के फाउंडर तपस्या कर रहे थे और अचानक जो है इनको जो है वो अ, इन इनके इन अचानक इनकी सारी चीजें जो है मनोकामना जो है वो पूरी हो गई। मतलब ये तपस्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और अचानक इनकी सारी प्रार्थनाएं जो है वो पूरी हो गई। तपस्या करना मुश्किल भी था, तो सारी परेशानियां, ठंड और इन सब चीजों का इन्होंने सामना किया, कठिनाइयां सही। और इकोसिस्टम में 6 साल 7 साल से लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसके बाद इस तरह की एक ऐसी न्यूज आना एक कंफर्ट देता है। ये है। काशी भाई, आप इसको G20 मीटिंग से भी रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्कशंस हो रहा है ना, उसके रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। सो आगे क्रिप्टो पर G20 में हम क्या देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं? बिकॉज यूएस तो पहले ही ये कह चुका है G20 मीटिंग में ही कि भाई हम क्रिप्टो पर रेगुलेशंस की तरफ देख रहे हैं। सो अभी G20 में डिस्कशंस आगे भी चलता रहेगा। सो व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर? आई थिंक ये पहला कदम है। ये अभी तो और बहुत सारी चीजें होनी है वहां। मंथन एक दिन दो दिन जो मंथन चला, और तो क्रिप्टो प्रायोरिटी पे था। और ये आपने इसका कोइंसिडेंस मैंने बता दिया कि कोइंसिडेंस नहीं है। इसकी अनाउंसमेंट की टाइमिंग इज नॉट अ शेयर कोइंसिडेंस। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में भी आप देखोगे कि और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। ये पक्का है कि हम बैन वाले फेज को तो हम बहुत पीछे छोड़ा है। अब आप ये लेके चलिए कि धीरे धीरे जो आप देखोगे कि ये इकोसिस्टम रेगुलेशन की तरफ बढ़ेगा, स्ट्रिंजेंट। इसमें ये ऐसा भी मैं आपको बता दूं कि जो वीकर प्लेयर्स हैं वो निकलेंगे, जो कंप्लायंस जिन्होंने नहीं करी या जो कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे, या जिनको लगेगा कि नहीं यार कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो बिजनेस एग्जिट भी करेंगे छोटे वाले। लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं जो काफी समय से इस इंडस्ट्री के अंदर है, वो तो इसको एज अ हिस्टोरिक मूवमेंट देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यार अब जो टाइम आने वाला है फ्यूचर में, नाउ दे हैव अ ग्रेट फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। आप सोचो अगर सरकार ने लाइसेंस इशू कर दिया कल, तो कितना बड़ा जो रिटेल सेगमेंट है वो साइड में जो बैठा है, वो वो हो गया, इंस्टीट्यूशनल मनी हो गई। और अगर रेगुलेशन आ गई तो वो सारा पैसा अचानक क्रिप्टो के अंदर आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा। चाहे वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकता है कि गवर्नमेंट कल को बोले कि नहीं अभी सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम और ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप डील कर सकते हो, बाकी सिक्योरिटीज हैं। अभी बहुत सारी चीजें होनी है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो जाएगी ना कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो HNIs, जो NRIs, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बाहर बैठे हैं, अगर उन्होंने 2-4% भी एलोकेशन दे दिया इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये वॉल्यूम और कितने बड़े वॉल्यूम की गेम हो जाएगी। यस काशी भाई, बाहर से जैसे इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा तो वेब 3 इकोसिस्टम एंड क्रिप्टो की जो ग्रोथ है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और हो जाएगी, हम जानते हैं। एंड इस लिहाज से ये जो स्टेप अभी गवर्नमेंट ने लिया है इस वक्त, वो बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। वैसे इस बीच में मैं यहाँ पे पिछली वीडियो का जिक्र कर दूं, मैंने इंटरव्यू किया था पिछली वीडियो में बाइनेंस CTO रोहित वैद का। उसमें कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी आप लोग लिख रहे थे कि यार वो इंग्लिश में वीडियो क्यों है। इंग्लिश में वीडियो वो इसलिए था बिकॉज रोहित वॉज अनकंफर्टेबल इन हिंदी। वो इवन दो इंडिया के ही थे, पहले इंडिया से US में गए, बट वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं
थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, तो इसलिए मैंने वो इंटरव्यू जो इंग्लिश में किया था, तो आप उसको देखना। कुछ जो अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस लगेंगी वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो अपडेट अभी आ रहा है मतलब क्रिप्टो पे जिसकी आज बात हुई है, उस पर मैं आपको बताऊं, लास्ट वीडियो अगर आप मेरी देखोगे तो मैंने आपको हिंट दिया था उस पर कि कुछ बड़े डिसीजन जो है वो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम देख सकते हैं क्रिप्टो में। लास्ट वीडियो G20 पर मैंने बनाई थी, आप उसको देखना। थैंक्स काशिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप एंजॉय करिए अभी दुबई में, फिर आप जब वापस आएंगे मतलब इन डिटेल आपसे इस पर भी बात करेंगे और दूसरे टॉपिक्स जो रहेंगे उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।